आशीष भाई ने कहा कि ये सब बातें बेकार हैं, मसला ये है कि पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है, सड़क कहाँ, नौकरी कहाँ, आदि आदि। तो वो बातें ठीक है, उनकी अच्छी हैं, वो भी बड़े विषय हैं। लेकिन हम शुतुरमुर्ग की तरह कोई भी देश बालू में सिर झुका घुसा के ये नहीं अनुभूत कर सकता कि सब सर्वत्र शांति है। ईरान कैसे बदल गया? वो तो पर्शियन देश था। कुछ समय पहले अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, वहां हिंदू राजा था, कहां गया? आप कह रहे हो सबसे मुंह धो आंख कछू कहूं कछुनाई, आंख बंद कर लो। ना जी ना, किसे बंद कर ले? जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ आशीष जी, उससे पहले तो सब एक ही थे। 13 अगस्त तक जब विभाजन हुआ तो वहां जो हिंदू आबादी रह गई वो धीरे 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 घटते 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 चिंदी बराबर रह गई क्या? और मुस्लिम आबादी अल्लाह के फजल से फलते 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 इतनी फल गई कि फूल गई। नहीं, इस पर नजर नहीं डालें। वो हिंदू गए कहां? आकाश ले गया, पाताल ले गया, कहां गए? ये नहीं पूछा जाए। ये पूछ ले तो आप कहोगे कि कहां पुरानी बातें अग्निहोत्री जी आप करने लगते हो। छोड़ो, थोड़ी और नई बता। 47 ज्यादा पुराना हो गया, 71 की समझ लो। बांग्लादेश बना, 17% हिंदू थे वहां जब विभाजन हुआ। अरविंद जी, 17% हिंदू थे, आज 2-2.5% बचा। वो कहां गए हिंदू? और फिर मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा कि जो दूसरी प्रमुख आबादी है बहुसंख्यक मुसलमानों की, वो अल्लाह के फजल से फसल लहला रही है क्या? ऐसा कौन सा पानी है कि हिंदू मरते जा रहे और दूसरे फलते जा रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता एक देश में। और वहीं आशीष जी, भारत में क्या हुआ? आजादी के वक्त, डिवीजन के वक्त जो आबादी थी माइनॉरिटी की, मुस्लिम्स की, वो यहां भी अल्लाह के फजल से खूब फली फूली नहीं, लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ। यही ना है बस फर्क। ये बात क्यों नहीं होनी चाहिए? हम क्यों नहीं याद रखें कि नादिर शाह कैसे आया था यहां? हम क्यों नहीं याद रखें कि मुगलों ने क्या किया? हम क्यों नहीं याद रखें कि बिन कासिम से आक्रमणकारियों का सिलसिला शुरू होता है भारत में और बम धमाकों तक आता है वो सारा प्रसंग जिसमें भारत के लोग स्लीपर सेल का काम करते हैं, तभी ना होता है। पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, हमने देखा था, मैं उस दिन वहीं था। भारत के लोग शामिल थे ना? वो नहीं शामिल होते तो पाकिस्तान का राष्ट्रपति आके थोड़े ना बम डाल देता, वहां गोली चला देता पार्लियामेंट पर। स्लीपर सेल, आप तो सेना के व्यक्ति हो, जानते हो ये स्लीपर सेल क्या होता है, ये कहां से आते हैं? जो एक नहीं है, जिनमें एकत्व का भाव नहीं है, वही स्लीपर सेल बनते हैं। तो ये क्या कहना गलत है कि एकत्व के भाव से रहिए? और मैं एक बात नहीं समझ पाता, हम 5,000 6,000 जातियों में की गिनती कराएंगे और फिर हर जात को बताएंगे कि तुम्हारी संख्या कितनी, जैसा राहुल जी ने कहा। उससे जातियों के बीच में प्रेम बढ़ेगा कि संघर्ष बढ़ेगा, वो आप जानो। आपकी पार्टी ये बताएगी कि पीडीए ही मूल है, बाकी सब फिजूल है। अब पीडीए के बाहर भी कुछ लोग हैं, वो कम है ज्यादा है अलग बात है, लेकिन हैं तो बोले नहीं उनकी कुछ नहीं। क्या ये एकीकरण है? लेकिन हिंदू एक हो, ये डिवाइड एंड रूल है। ये तर्क कैसे स्वीकार हो जाए? हिंदू 5,000 जातियों में बंटना चाहिए लिखत पढ़त में। जातिगत जनगणना का मतलब 5,000 जातियों में लिखत पढ़त में बांटो, उस पर मुहर लगे अशोक की लाट कि इतनी जात है। यही ना चाह रहे हो सब लोग। लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकली एक आइडेंटिटी है,
एक बात पता नहीं कितने आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, ध्यान हो ना हो, आशीष भाई, जो इस देश में मुस्लिमों की आबादी है उसका 85% से ज्यादा, बल्कि 90% मानिए, हाँ लगभग 90% पिछड़े और दलित मुसलमान हैं, क्या वंचित, ठीक। और 461 सांसद हुए अभी तक, शायद 4 सांसद इस भारत में पहले चुनाव से अब तक, क्या उसमें 90% वालों को 10% हिस्सेदारी भी नहीं मिली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, क्या 90% मुसलमानों को 10% हिस्सेदारी भी नहीं मिली एमपी बनने में। कौन है नेता? सलीम शेरवानी, मोहसिना किदवई, सलमान खुर्शीद, खुर्शीद आलम। भैया आशीष जी, उनकी बात कोई कर दे तो आप कह दोगे डिवाइड कर रहे। हिंदुओं में जात बिल्कुल अलग अलग, झंडा लगा दो हर जात का। अब मुसलमान में बोले इनमें कोई दखल मत देना, उनमें पसमानदा है उसकी कौन फिक्र करेगा। और जो सच्चर कमीशन, रंगनाथ आयोग लिख के गए हैं जातियां, उनको नहीं पढ़ेंगे। और आखिरी में मुझे जो एक बात समझ में आती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी शायद अब इस समझ पर तक पहुंच गई है कि उसको अपने कोर इस सेगमेंट में खड़ा रहना होगा मजबूती से, उस मैदान पर खड़ा रहना होगा। बाकी काम बाबुओं का है, क्या कितने नल लगे, कितने खड़ंजा लगे, कितने शौचालय बने, कितने मूत्रालय बने, क्या आलोक बाबू, ये काम बाबुओं का है, समझ रहे ना, ये काम बाबुओं का है। वो रिलीज जारी करते रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते, होता रहता, ठीक है। क्या पार्टी का काम बाबू वाला नहीं, और बाबुओं से पार्टी का काम कराओगे तो भी नुकसान, और पार्टी बाबुओं का काम करने लगेगी तो भी नुकसान। पार्टी एक आइडियोलॉजी को जीती है, एक धारा का निर्माण करती है, उसमें विचलन हुआ तो 24 का परिणाम उसका प्रमाण है। मुझसे किसी ने पूछा कि 24 में भाजपा अपेक्षित सफलता क्यों नहीं पाई, तो मैंने कहा कि 24 में भाजपा के पास कुछ नया नहीं था नैरेटिव। क्या आप बचाव की मुद्रा में थे, गेंद ये फेंक रहे थे, क्या जाति गणना, पीडीए आदि आदि सब, आरक्षण, लोकतंत्र। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई तो ठीक बात है। डेमोग्राफी जिस ढंग से बदल रही है ना, वो भी एक चिंता का विषय है। अभी कुछ समय पहले सरसंघ चालक ने इसकी ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहा था कि ये खतरनाक संकेत है, और खास तौर पर जो सीमावर्ती पहाड़ी राज्य है वहां की स्थिति चिंताजनक है, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति चिंताजनक है, और झारखंड की स्थिति भी चिंताजनक है। जहां 40-50% से ज्यादा आदिवासी थे जिस इलाके में झारखंड के, आलोक बाबू, वहां अब 17% या 20%, 18% रह गए। कहां गए? और राज्य ही झारखंड इस आदिवासियों का था। आदिवासी कहां गए? और उसी को बड़े पटल पर खोजेंगे तो ऐसे तमाम प्रसंग हर इलाके में मिल जाएंगे आपको, कि वहां की जो मूल आबादी थी वो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। झारखंड में आदिवासी घट रहा है, ये छोटी खबर है क्या? ये खबर भी संकेतक है। तो इसीलिए शायद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसी बात को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षित रहना है तो एक रहना है। धन्यवाद।